अभी जो बातचीत हम करने जा रहे हैं वह हर एक दृष्टिकोण से ही कारगर है, काम आने वाली है। चाहे वह आरएस प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। अभी आरएस इंटरव्यू होने वाले हैं तो कुछ इसी दृष्टिकोण से हम बातचीत कर लेते हैं। इसके साथ ही अभी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक उठापटक जारी है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, गवर्नर की भूमिका, स्पीकर की भूमिका, इसके साथ ही एक कानून बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। इसकी बार बार बात हो रही है, अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे हैं, लगातार इसके ऊपर डिबेट हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वह क्यों लाया गया था, कब लाया गया था, इसकी समीक्षा हम करेंगे। क्या इसके पक्ष में तर्क हो सकते हैं, क्या इसके विपक्ष में तर्क हो सकते हैं। इन सारी बातों से पहले सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी हम करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे वह इंटरव्यू हो। हमें उस विश्लेषण के आधार पर यह तय करना चाहिए कि परीक्षा की प्रकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस कानून से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी मेंस 2013 के अंदर पेपर 2 में, जो पॉलिटी का पेपर 2 होता है, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि कुछ वर्षों में सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्राय देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था को कहां तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। दरअसल हम लोग जब एंटी डिफेक्शन लॉ अमूमन पढ़ते हैं तो उसके प्रावधान पढ़ते हैं और इसका विजुअलाइजेशन और ये इमेजिन नहीं करते कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर भी हमें यही करना है, विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिन करना है कि किसी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं अगर जवाब दूंगा तो उसके अंदर क्या क्या पहलुओं को मैं शामिल करके जवाब दूं, मेरा जवाब पॉजिटिव तो है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, वह बोर्ड को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या मेरा जवाब फैक्चुअल है, कंक्रीट है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वह हम जितना ज्यादा दिमाग में सोचेंगे उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। यह देखिए प्रश्न जो 2013 का आया था, इसके अंदर सीधे सीधे इस प्रकार से नहीं पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून के क्या प्रावधान है, लेकिन इसके अंदर यह पूछा गया कि जो व्यक्तिगत भूमिका है सांसदों की उसके अंदर कमी आ गई है। क्योंकि जब वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करेंगे, यानी जब वह जो बात बोलेंगे, अगर वो उनकी पार्टी के खिलाफ है, सदन में अपनी पार्टी के खिलाफ अगर वोट कर देते हैं, अगर उनकी व्यक्तिगत भूमिका के अनुरूप वह बात अगर उनके खिलाफ जाती है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू होता है, उनकी सदस्यता जा सकती है। इस डर से सदस्य जो हैं वो किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच को सदन के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। यह प्रश्न ये कहना चाह रहा है, इसका विश्लेषण हमें करना है। चलिए आगे देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इसके तहत 10वीं अनुसूची संविधान के अंदर अलग से जोड़ी गई थी, 10th शेड्यूल। 91st अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस कानून के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। यह जो कानून है वह दल परिवर्तन पर सदस्यों की सदस्यता, उनकी अर्हता और निरर्हता का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इसके जो 4-5 खास जो प्रावधान है वो हम देखते हैं कि अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अगर दल की सदस्यता त्याग देता है तो वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर कोई माननीय सदस्य सदन के भीतर पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करता है, तो वह अयोग्य हो जाएगा। और अगर माननीय सदस्य वोटिंग से पृथक रहता है तो भी वह अयोग्य होगा। अगर कोई मनोनीत सदस्य, यहाँ यह ध्यान देना कि 6 माह पश्चात अगर दल में शामिल हो जाता है तो भी वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके अपवाद हैं, खासकर 2 अपवाद हैं। एक तो यह कि अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य उसे अलग होकर के किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय कर लेते हैं तो वह परिवर्तन जो है कानून के तहत अयोग्य नहीं होगा। इस प्रकार से दल परिवर्तन करने वाले सदस्य इस कानून के तहत अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे। एक इसका अपवाद है कि कोई मनोनीत सदस्य अगर 6 माह के भीतर ही किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वह अयोग्य नहीं होगा। इस कानून के तहत निर्णय का अधिकार किसको है? इस कानून के तहत निर्णय का अधिकार स्पीकर को है,
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको इसका अधिकार है। लेकिन एक कियोतो होलोहन केस मणिपुर असेंबली से रिलेटेड एक केस है 1992 का। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने स्पीकर के निर्णय को जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंतर्गत माना है। यानी स्पीकर का निर्णय को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वह उचित है या अनुचित है, फैक्चुअल है या नहीं है, सही तरीके से लिया गया है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और अगर न्यायालय उसको गैर संवैधानिक समझता है, असंवैधानिक समझता है, तो उसके खिलाफ निर्णय दे सकता है और उनकी सदस्यों की सदस्यता को जारी भी रखी जा सकती है। न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। क्यों लाया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि लाया क्यों गया था। 1960 और 70 के दशक में हुआ क्या कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। जब कांग्रेसी सरकारों के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल थे वो भी प्रभावी होने लगे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी क्षेत्रीय दल प्रभावी होने लगे, तो हुआ क्या कि आयराम गैराम की संस्कृति ज्यादा प्रचलित हो गई। सदस्य जो माननीय सदस्य हैं वह एक दिन के अंदर ही कई पार्टियां बदल ले रहे हैं। यहाँ पर ये माननीय सदस्य हैं मिस्टर गयालाल, 1967 में हरियाणा के विधायक थे मिस्टर गयालाल। 15 दिन में ही इसने कई पार्टियां बदल ली। माननीय सदस्य पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता पार्टी में आए, फिर वापस से कांग्रेस में आए, फिर वापस से जनता पार्टी में चले गए। तो माननीय सदस्यों की इस प्रकार की प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगाने के लिए 1985 के अंदर यह कानून लाया गया था। अब हम इसकी थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। देखिए, पक्ष में सबसे पहला तर्क है स्थिरता। कोई भी सरकार अगर एक ही सदस्य उसका इधर से उधर हो जाए तो हो सकता है सरकार गिर जाए। तो इस प्रकार से रोक लगाने के लिए, स्थिरता के लिए यह कानून लाया गया। अच्छा है स्थिरता के लिए। दल के अंदर अनुशासन रखा जाना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ता है, वादे करता है, पार्टी अपनी तरफ से मैनिफेस्टो जारी करती है, उस मैनिफेस्टो का अनुपालन के अंतर्गत कोई सदस्य चुनाव लड़ करके आता है, तो एक अनुशासन भंग ना करे, इसके लिए भी यह कानून ठीक है। अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा नहीं देगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, घोड़े बेच रहे हैं, बकरे खरीद रहे हैं, तो ये इस प्रकार की जो चीज है इसके ऊपर रोक लगेगी इस कानून से। पैसों का जो लेन देन होता है उस सबको पता है कैसे क्या होता है, तो कोशिश ये की गई कि इस पर रोक लगेगी और यह है इसके पक्ष में जाता है। विकास होगा, ओब्वियसली जब स्थिरता और विकास दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अवसरवादी राजनीति के ऊपर रोक लगेगी, स्थिरता होगी, घोड़े बकरे खरीदे बेचे नहीं जाएंगे, तो संभावना यही है, उम्मीद यही है कि विकास को भी गति मिलेगी। विपक्ष के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मूल अधिकार 19(1) हमारा जो संवैधानिक मूल अधिकार है उसके सैद्धांतिक रूप से यह कानून खिलाफ है, क्योंकि हमारा संविधान मूल अधिकारों के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर कोई माननीय सदस्य अपने पार्टी के मैनिफेस्टो, अपने पार्टी के व्हीप से बंधे होने के कारण अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। तो सैद्धांतिक रूप से तो दोनों के अंदर टकरार है। दूसरी बात, आंतरिक दलीय लोकतंत्र के खिलाफ है। बार बार इंटरनल डेमोक्रेसी की हम बातचीत सुनते रहते हैं। हमारे जो विधि आयोग है उनकी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है, कई रिपोर्ट्स हैं, कई आयोग हैं, इनमें हमेशा ये कहा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी प्रत्येक दल के अंदर होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल के, और उनके अंदर चुनाव कर करके कोई अध्यक्ष बने, कोई पदासीन हो। तो इस प्रकार के आंतरिक दलीय लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो वह ठीक नहीं होगा। व्यक्तिगत भूमिका समाप्त हो जाएगी। 2013 का यूपीएससी मेंस का अभी हमने शुरुआत में जो प्रश्न देखा था उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि इस कानून के आने के बाद सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी देखने को मिली है और प्राय रचनात्मक बहस लगभग समाप्त हो गई है। इसका उत्तरदायी क्या दल बदल विरोधी कानून है, आप इसको मानते हैं तो व्यक्तिगत भूमिका समाप्त होती है। यहां यह बात काफी हद तक ठीक है। दल जब चाहता है, जो चाहता है, जिस प्रकार से चाहता है वही सदस्य को कहना पड़ता है, वही सदस्य को करना पड़ता है। अगर कोई विधेयक किसी सदस्य के पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा करता है, मान लीजिए कि किसी विधायक और सांसद के क्षेत्र में कोई विस्थापन किया जा रहा है, कोई बांध बनाया जा रहा है और उस बांध के लिए लोगों का विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह पर किया जाएगा, तो उसके क्षेत्र के लिए तो वह, उन लोगों के लिए तो जहां पर वो रह रहे हैं उन लोगों के लिए वो क्या है, हानिकारक है, उन लोगों के वह ठीक नहीं है। और वह सदस्य जो है वो चाहता है कि यह बांध यहां पर ना बने, लेकिन चूंकि वह उस दल का सदस्य है
और अगर इस प्रकार की उस विधेयक के ऊपर जो बांध बनाए जाने के लिए लाया गया है उसके ऊपर अगर कोई वोटिंग होती है तो मजबूरन उस सदस्य को उसके पक्ष में वोट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। तो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का भी अभाव इसके अंदर हो सकता है, यानी खुल करके बोलने का, खुल करके अपना मत और पक्ष रखने का इसके अंदर गुंजाइश नहीं बचती है। तो बार बार इसके जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके अंदर जो बदलाव की और परिवर्तन की मांग भी उठती रहती है। तो पक्ष और विपक्ष के आधार पर आप लोग इसके अंदर कह सकते हैं कि हालांकि इन चीजों को यह जो है वो एंश्योर करता है, लेकिन इसको भी यह हार्मफुल है, इसके लिए यह ठीक नहीं है। तो बार बार विधि आयोग की रिपोर्ट 170वीं रिपोर्ट के अंदर, दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि स्पीकर अगर निर्णय ले तो इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर, चुनाव आयोग की अधिशंसा के ऊपर निर्णय ले, राज्यपाल और राष्ट्रपति इसके अंदर अंतिम निर्णय लें। जिस प्रकार से स्पीकर एक तरफा निर्णय ले सकता है या कोर्ट के अंदर ये मामले पेंडिंग होते हैं, जाते हैं, इससे बेटर यह है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर निर्णय ले। स्पीकर के निर्णय का आधार चुनाव आयोग की रिपोर्ट होनी चाहिए और उसके बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति को इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से हम अपनी पक्ष इसके अंदर अंतिम रूप से जो वे फॉरवर्ड है वो रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको हमने देखा है। इसी प्रकार कुछ छोटे छोटे मुद्दे जो काफी विवादास्पद और काफी चर्चित हैं इस दौरान, हम उनको देखते जाएंगे और उनको क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।